हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 14 में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड्स के बारे में। सारी बातें करेंगे। एड्स कैसे होता है, इसके बचाव क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है, इन्हीं कुछ छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इसके पहले देखिए 2 पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले वाले में कुछ बेसिक बातें थी और सेकेंड पार्ट में हम पूरा इम्यून सिस्टम वगैरह को डिस्कस किए थे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, एड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब पाया जाता है, जो यहाँ पे आप ऑब्टेन कर रहे हैं। इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप मिला देते हैं हम, तुमको सिंड्रोम्स कहते हैं। आगे चल के आपको क्लियर होगा कि एड्स में एक्चुअल में कोई डिजीज़ नहीं होती है। इसमें इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि जिसकी वजह से छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया भी बॉडी पे अफेक्ट या फिर बॉडी को अफेक्टेड कर देते हैं। चलिए, तो अब एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते चलेंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। इन विच डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये कोई अपनी लाइफ टाइम के अपने जीवन काल के समय में कोई ना कोई एक्वायर करता है। जैसे 2 तरीके की इम्यूनिटी थी। 2 तरीके की इम्यूनिटी में एक था इन्नेट, एक था एक्वायर्ड। इन्नेट जो बाई बर्थ गॉड गिफ्टेड था, एक्वायर्ड जो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में उससे एक्वायर करता है, हासिल करता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल मतलब बाई बर्थ, ये एक्चुअल में पूरी लाइन सही नहीं है। कॉन्जेनाइटल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में सुनिए, कॉन्जेनाइटल बोलने का ये मतलब है कि ये जीन लेवल पे नहीं होता है। और बाई बर्थ मतलब बाई बर्थ ये हो सकता है, लेकिन ये जीन के लेवल पे नहीं होगा। ठीक, तो ये एक कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं। आगे चल के डिस्कस होगा। ये कोई मान लेते हैं कि HIV इन्फेक्टेड मदर है, तो उसके बच्चे में मदर से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस करके, लेकिन ये कॉन्जेनाइटल डिजीज की कैटेगरी का डिजीज नहीं है। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। 1981 में इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था, पहली बार देखा गया था। इन लास्ट 25 ईयर एंड सो, ये हम पिछले 25 सालों की बात करें या उससे भी पहले की बात करें, तो ये लगभग पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो HIV या एड्स है, ये पूरे वर्ल्ड में पिछले 25 सालों में या उससे और पहले कुछ सालों में से ये, या फिर आज तक हम बात करें, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। इससे लगभग, ये एक NCERT का डाटा है, हालांकि अभी डाटा कुछ बढ़ चुका है, लेकिन इससे मोर देन 25 मिलियन पर्सन की डेथ हो चुकी है। इतने पर्सन मारे गए हैं। 25 मिलियन, मिलियन समझते हैं आप? 25 इंटू 10⁻6, 10⁻6 होता है मिलियन। इतने नंबर, इतने पर्सन मारे गए हैं HIV या एड्स की वजह से। और ये जो डिजीज है, ये कॉज होता है, यह किसके वजह से होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एक वायरस होता है जिसको हम HIV करते हैं, ह्यूमन के अंदर इम्यून की डिफिशियंसी कॉज करने वाला वायरस, तो यहीं से नाम आया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अ नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस, जैसे रेट्रोवायरस। आप देखेंगे ज़्यादातर जितने भी ह्यूमन में डिजीज कॉज करने वाले वायरस होते हैं, वो रेट्रोवायरस की कैटेगरी के ही होते हैं। ठीक है, चलिए, ये रेट्रोवायरस के बारे में और आप जब क्या कहते हैं, बायोटेक वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में कुछ बातें होंगी। रेट्रोवायरस ये वेक्टर वगैरह की तरह में यूज कर लिया जाता है। तो रेट्रोवायरस एक क्लास, एक ग्रुप है किसका? वायरस का। ठीक, चलिए, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। एक्चुअल में ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है? HIV वायरस एक्चुअल में कैसे फैलता है? तो इसके 4 ही रास्ते हैं, 4 वेज हैं जहाँ से ये
किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। नंबर वन अगर हम बात करें तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, इन्फेक्ट कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने से बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है, इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं किसी को प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो गए और कहीं से प्लेटलेट्स ब्लड बैंक वगैरह से लाए और वो कंटामिनेटेड है, उसमें HIV का वायरस पहले से है, तो अब जिस पर्सन को वो ब्लड या ब्लड का सेल दिया जाएगा, जिसकी बॉडी में डाला जाएगा, उसको भी HIV का इन्फेक्शन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजेस। देखिए, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजेस क्या होता है, कई बार आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि कुछ लोग एकदम ड्रग्स के एडिक्ट हो गए होते हैं और अपनी नसों में कुछ इंजेक्शन से ड्रग्स जैसा चीज़ें ले रहे होते हैं। उनके कई सारे दोस्त होते हैं और वो दोस्त आपस में एक ही नीडल को शेयर करते हैं। और जो लोग ड्रग्स के आदती होते हैं ना, एक्चुअल में उनको गंदी लत भी होती है, तो वो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स वगैरह ऑपरेट करते हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे HIV होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एड्स डिजीज होने का चांस ज़्यादा होता है। और वही नीडल उनका कोई फ्रेंड या उनके आसपास का कोई भी यूज कर रहा होता है, जब वो ड्रग्स का मिस यूज कर रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, तब होता क्या है कि जब नीडल एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शेयर होती है तो वहाँ पे भी HIV का खतरा होने का चांस बढ़ा। आजकल आप लोग देखते होंगे कि जितने भी डॉक्टर हैं, ये डिस्पोजेबल नीडल वगैरह का यूज किया जाता है। एक बार आप यूज करिए फिर उसको आप फेंक देते हैं, क्योंकि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे एड्स वगैरह हो गए, इनसे बचाने के उपाय में या इनसे बचाने के लिए ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं। फोर्थ, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये मदर है, इसके अंदर यूट्रस में कोई बेबी है, इस बेबी से मदर को जोड़ने वाली जो पाइप वगैरह होती हैं, जहाँ से फूड वगैरह सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, तो प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह, ब्लड सेल्स वगैरह ट्रांसफ़र होते रहती हैं। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो ये यूट्रस है, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उससे उसके बच्चे में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये 4 वे है, इनको बिल्कुल ध्यान रखिए। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल की शेयरिंग से, और इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में। ठीक है, अब दूसरा बात देखिए, पीपल्स हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एड्स। ऐसे पीपल्स जिनको एड्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, खतरा ज़्यादा है। कैसे? जैसे समझिए, कोई ऐसा इंसान है जो हैव अ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जो बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स ऑपरेट करता है, उसमें एड्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ड्रग एडिक्टेड हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, इसके बारे में अभी बात करके आए हैं, उसके बारे में। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे इन केस ऑफ थैलासेमिया। थैलासेमिया समझते हैं? थैलासेमिया एक ऐसा डिजीज होता है, एक एनीमिया जैसा डिजीज होता है, जिसमें RBC का नंबर कम होते रहता है। तो थैलासेमिया क्या हो गया, ये एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें RBC का नंबर कम होता है, तो बार बार ब्लड बैंक से ब्लड लेके बॉडी को देना पड़ता है। तो जब बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड डाला जाता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कई बार कोई कंटामिनेटेड ब्लड बॉडी में चला जाएगा, जिससे एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि जब ब्लड बैंक में ब्लड वगैरह लिया जाता है तो उस टाइम पे चेक किया जाता है जिस डोनर का ब्लड ग्रुप लिया जा रहा है, जो ब्लड वगैरह लिया जा रहा है, तो उनका ब्लड ग्रुप के साथ साथ ये चीज़ें भी चेक की जाती हैं कि इनका ब्लड कंटामिनेटेड तो नहीं है, मतलब उसमें किसी तरीके का वायरस वगैरह तो नहीं है। ठीक, और देखिए, चिल्ड्रेन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। कोई HIV इन्फेक्टेड मदर है तो उससे जो चिल्ड्रेन पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें भी HIV के खतरे ज़्यादा होते हैं। अभी जो ये 4 पॉइंट्स पढ़ के हैं ना, उन्हीं को ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअल देखिए कि एड्स वगैरह स्प्रेड वगैरह कैसे होते हैं। जैसे HIV और एड्स की बात करें तो स्प्रेड कैसे होते हैं, स्प्रेड थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी फ्लूइड से ही
बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड, लिम्फ, सलाइवा, सीमेन एटसेट्रा, और भी कुछ बॉडी के फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड, जो फ्लूइड जिसका बहने का नेचर हो, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं ना, इन्हीं से ये HIV वायरस का ट्रांसमिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, और सुनिए, ये और इम्पॉर्टेंट है, नॉट स्प्रेड बाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों में मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है, बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, वो यहाँ से दूर होगा कि किसी को एड्स हो गया तो उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उसको लोग बहुत ही हीनता की भावना से देखते हैं, जो कि ये गलत है। NCERT बोल रही है। देखिए ये कैसे स्प्रेड नहीं होता, मियर टच, हाथ वगैरह किसी से हैंडशेक वगैरह कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट वगैरह अगर हम बात कर रहे हैं, किसी को छूने से या फिर हैंडशेक वगैरह करने से, फिजिकल कांटेक्ट में आने से ये नहीं स्प्रेड होता है। सो HIV या एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। इस वजह से जो HIV या एड्स इन्फेक्टेड पर्सन, अब मान लीजिए उनको किसी भी वजह से HIV या एड्स हो चुका है, तो उनको फैमिली से या फिर सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना चाहिए। और ये शुरुआत हम और आप ही कर सकते हैं, एजुकेटेड लोग ही कर सकते हैं। सुनिए, अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या फिर विंडो पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड होता है जब इन्फेक्शन हो और उसका सिम्टम्स आए बॉडी में। जैसे मान लीजिए कि आज कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है और उसका इफेक्ट 10 दिन बाद होता है, तो ये जो टाइम लैग था, जो इस बीच में टाइम गैप था, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या फिर विंडो पीरियड। तो HIV या एड्स का विंडो पीरियड क्या होता है, देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स इज नोन एज अ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स। वो इन्फेक्शन हुआ और उसके सिम्टम्स आए, इसमें जो टाइम लैग है उसी को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ये एड्स के केस में लगभग 5 से 10 साल का होता है। ठीक, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मेनी ईयर। यूजुअली बात करें तो 5 से 10 साल में इसके सिम्टम्स वगैरह शो होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कुछ महीनों में, 4-6 महीनों में, 10 महीनों में, कुछ सालों में ही शो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली बात करें, ज़्यादातर बात करें तो 5 से 10 साल में इसके सिम्टम्स आते हैं। इसी वजह से तो ज़्यादा देर में पता लगता है और तब तक बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच चुका होता है। कैसे पहुंच चुका होता है, अब यहाँ हम बात करने वाले हैं। हाउ टू इन्फेक्ट HIV, एक्चुअल में कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म देखने वाले हम लोग कि आखिर में वो HIV होता कैसे। देखिए, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, अब ये क्या करता है, इंटर करता है कहाँ, होस्ट की बॉडी में, किसी की बॉडी में, जिसकी बॉडी में ये वायरस इंटर करेगा वो होस्ट हो गया, होस्ट की बॉडी में इंटर कर जाएगा। होस्ट की बॉडी में इंटर किया, होस्ट की बॉडी के बाद वो अटैक करता है, वो अटैक करता है मैक्रोफेज सेल पे, मैक्रोफेज सेल होती है हमारी बॉडी में, उस पर अटैक करता है। देन अटैक ऑन अ T हेल्पर सेल, ये देखिए मेन पॉइंट है, ये फाइनली अटैक कर चुका है T हेल्पर सेल में। अब T हेल्पर सेल में अटैक कर चुका है तो T हेल्पर सेल को बर्बाद कर रहा है, तो इससे T हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होने लगेगा। तो डिक्रीज T सेल्स नंबर्स, यानी T सेल्स का नंबर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इससे रिजल्ट में क्या होगा, होस्ट बॉडी बिकम इम्यूनोडिफिशियंस, इससे जो होस्ट की बॉडी है वो इम्यूनोलॉजिकली कमज़ोर हो जाएगी, इम्यून सिस्टम उसका वीक होने लगेगा। चलिए आइए अब इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एक्चुअल में होता कैसे। ये NCERT का ही डायग्राम है, NCERT से लिया गया है, इसको समझिए आप। एक्चुअल में हुआ क्या, ये एक रेट्रो वायरस है, कुछ देर पहले हम बात किए थे HIV वायरस के बारे में। अगर हम बात करें तो देखिए, वायरस जो होता है ना, ये बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर में RNA, जेनेटिक मटेरियल इसका RNA। इसी वजह से तो कोविड वगैरह अभी कुछ दिन पहले आया था, तो कोविड का भी जो जेनेटिक मटेरियल था वो RNA था। इसी वजह से वो उसका स्ट्रेन बार बार चेंज हो जा रहा था और साइंटिस्ट लोग का उसका मेडिसिन खोजने में बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि उसके पास जेनेटिक मटेरियल RNA था और RNA में इवोल्यूशन, RNA का इवॉल्व होना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन या इवोल्यूशन बहुत ईजिली होता है, पॉसिबल होता है, महीने हफ्तों में उसमें इवोल्यूशन हो सकता है। ऐसा होता है, इतना फास्टेस्ट रेट होता है उसमें इवोल्यूशन का। नहीं तो आप देखेंगे इवोल्यूशन जो DNA के लेवल पे होता है वो हजारों लाखों सालों में होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं HIV वायरस के बारे में। तो HIV वायरस में देखिए ये जो बाहर बाहर है, ये देखिए बाहर बाहर देखिए, ये है प्रोटीन की कोट, और ये जो अंदर अंदर है ये है RNA। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये इंटर इनटू होस्ट सेल, जैसे मैक्रोफेज सेल में, यहाँ देख लीजिए मैक्रोफेज सेल पे आया, इसके बाद टी हेल्पर सेल पे आया, और फिर टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज हुआ, जिससे बॉडी इम्यूनोडिफिशियंस हो गई। तो ये देखिए मैक्रोफेज सेल है, ये सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें वायरस का प्रोटीन वाला पार्ट रह जाता है, बाहर सिर्फ RNA वाला पार्ट सेल में चला जाता है। अब इस सेल को और डिटेल में समझिए, देखिए यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा, एक बार आप ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा आपको फील आ जाए। ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, वायरल RNA इंटर कर गया मैक्रोफेज में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये इंटर कर जाता है। वायरस RNA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि RNA से DNA बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए होता है। उल्टा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है, तो यहाँ RNA से DNA बन रहा है, इसी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से ये वायरस अपना खुद लेके चलता है। तो RNA से DNA बनाता है, और क्योंकि इस DNA को इस सेल के ओरिजिनल DNA के साथ इनकॉर्पोरेट करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। फिर DNA से DNA बनता है, क्या इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है। फिर DNA से RNA बना, क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये बहुत सारे नंबर में देखेंगे आप, तो ये देखिए ये हो गए बहुत सारे वायरस के RNA बन गए, और ये वायरस के RNA बन जाने के बाद से क्या होता है कि इनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है, और बहुत सारे वायरस के नए मॉलिक्यूल पैदा हो जाते हैं, और इनको ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और ये दूसरे टी हेल्पर सेल को या मैक्रोफेज सेल को इन्फेक्ट करते हैं। चलिए अब आइए जूम करके थोड़ा सा एक बार चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखिए प्रोटीन की कवरिंग, और ये वो RNA, वायरस RNA इंट्रोड्यूस इनटू सेल, ये वायरल RNA है जो कि इंटर कर गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से RNA से DNA बन जाता है। अब इस DNA को ओरिजिनल DNA, सेल का जो DNA, इससे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम, जीनोम मतलब पूरा का पूरा DNA, पूरे DNA को, पूरे क्रोमोसोम्स को एक साथ हम जीनोम कह देते हैं, इस DNA के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो मान लेते हैं इसको हम जोड़ दिए कुछ ऐसा, मान लेते हैं किसी पार्ट में ये जुड़ गया। अब ये क्या करेगा कि DNA से DNA बनाएगा, रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो वायरस है उसमें RNA प्रेजेंट है, तो ये RNA बनाया जाएगा। अब सुनिए, जो ये वायरल DNA है ना, ये उसको डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, निर्देश देता है। वायरल DNA डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। अब इसको ये निर्देश देता है, उसको डायरेक्ट करता है, उसको आदेश देता है कि तुम वायरस के पार्टिकल बनाओ। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल हुई है मैक्रोफेज से, तो वो और सारे बहुत सारे नए नए सेल को बनाते रहता है। देख रहे हैं सेल, यही वायरस की, HIV वायरस की सबसे बुरी बात है यहीं पे, क्योंकि सेल वो जिंदा है, एक्चुअल में जिस सेल पे वो अटैक करता है वो सेल की डेथ हो जाती है, तो हो सकता है कि ये वायरस भी ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन ये मैक्रोफेज सेल जिंदा रहती है, इसको फैक्ट्री की तरह यूज करता है, हाईजेक कर लेता है, इसके जीनोम को हाईजेक कर लेता है और इसको डायरेक्ट करता है, ये बताता है कि एक्चुअल में तुमको क्या करना है, और ज़बरदस्ती इसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के मैक्रोफेज सेल के ये ज़बरदस्ती क्या करता है, अपने वायरस को, अपनी जनसंख्या की वृद्धि करता है, अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ करवाता है। इतना तो चालाक है ये वायरस, ठीक। अब देखिए, द मैक्रोफेज कॉन्टिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इटसेल्फ सर्वाइव आल्सो, वो जिंदा भी रहती है और लगातार वायरस को प्रोड्यूस करती रहती है। सो मैक्रोफेज एक्ट एज लाइक HIV फैक्ट्री, इस वजह से ये HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, HIV वायरस साइमल्टेनियसली इंटर, देखिए HIV वायरस साइमल्टेनियसली उसी साथ इंटर इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में वो क्या करता है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट होती है उसमें इंटर कर। देखिए टी हेल्पर लिम्फोसाइट एक ऐसी लिम्फोसाइट होती है
जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये सायरन बजाने का काम करता है, शोर मचाने का काम करता है कि अरे अरे देखो देखो ये आ गया, यही है, पकड़ो इसको, मारो कूटो। पैथोजन के रिगार्डिंग यही शोर मचाता है पूरी बॉडी में। तो टी हेल्पर सेल हेल्प करता है। एक्चुअल में ये कोई इनकाउंटर वगैरह कोई जाके उनसे लड़ाई नहीं करता है, लेकिन ये शोर मचाता है, पूरी बॉडी को अलर्ट करता है कि कोई पैथोजन, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंटर कर गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ये टी हेल्पर सेल पे अटैक कर देता है और वहाँ भी क्या करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजनी वायरस। वहाँ भी अपनी नंबर, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, अपनी पॉपुलेशन को, अपने बच्चों को जन्म देता है। अफेक्टेड अदर टी हेल्पर सेल, ये बिल्कुल ऐसा कोई एलियन है इस अर्थ पे आ जाए और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लगे, कुछ उसी तरीके से है। तो अफेक्ट अदर टी हेल्पर सेल। अब वो जो नए नए वायरस हैं उनके बच्चे हैं वो अलग अलग टी हेल्पर सेल पे अटैक करेंगे। HIV, ये वायरस रिपीटेड अटैक ऑन द टी हेल्पर सेल, प्रोग्रेसिव, लगातार, डिक्रीजेज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, लगातार उनका नंबर कम होने लगता है इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनमें टी हेल्पर सेल का कंटिन्यूअस नंबर कम होने लगता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन सफ़र फ्रॉम, जब टी हेल्पर सेल का नंबर अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है तो बॉडी उससे फाइट करने के चक्कर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर होता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होने लगता है जब टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो रहा होता है। और देखिए अब फाइनली हुआ क्या, मान लेते हैं कि ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल, जब टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो चुका है, पेशेंट बिकम टू इम्यून डिफिशियंट। क्या आपको याद आ रहा है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये क्या थे, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते थे। तो टी हेल्पर सेल भी एक तरीके का टी लिम्फोसाइट ही तो, अगर इसका नंबर कम हो रहा है तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। अब इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो उसके रिजल्ट में अब क्या होगा, अनेबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाई माइकोबैक्टीरियम, बहुत कमजोर मरेला सा कोई बैक्टीरिया होता है एकदम मरा मरा ऐसा, वो भी आपकी बॉडी को आके डरा रहा होता है कि अब तुम कमजोर हो, अब मैं तुम पे अटैक करूंगा। बहुत फर्जी वाले वायरस भी, फंजाई भी, इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्म एकदम ही कमजोर है, एकदम ही कमजोर सा पैरासाइट वगैरह है, लेकिन ये भी बॉडी को अफेक्ट करता है, हार्म पहुंचाने लगता है। कब, जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है तब। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट फॉर एड्स। एड्स के लिए क्या क्या टेस्ट बनाए गए उसके बारे में सुनिए। अगर डायग्नोस्ट करना है, इनिशियल टेस्ट है, तो इसके लिए अलीसा सबसे बेस्ट है। एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे बेस्ड होती है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशन पे बेस्ड होती है, इंट्रैक्शन पे। जो ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसेस का फुल फॉर्म है, ये नीट में पूछा भी गया है कि किस मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है, एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन पे ये बेस्ड होती है। रूटीन टेस्ट की बात करें तो पीसीआर के दो फुल फॉर्म है, एक है पीपल चॉइस रिएक्शन, ये बायोटेक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, पीपल चॉइस रिएक्शन और पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन, क्योंकि इससे नंबर इंक्रीज किया जाता है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज कर लिया जाता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। कन्फर्मेटिव टेस्ट, किसी को कन्फर्मेटिव टेस्ट करना कि एक्चुअल में एड्स है या नहीं है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है, ये भी जेनेटिक्स वगैरह में क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। चलिए, तो 3 टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए अलीसा, रूटीन चेकअप के लिए पीसीआर, कन्फर्मेटिव टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, बाई एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, क्योंकि ये रेट्रोवायरस है तो इसके अगेंस्ट में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले लेंगे, ओनली पार्शियली इफेक्टिव। देखिए ये लाइन क्यों लिखा गया एनसीईआरटी में, क्योंकि पार्शियली इफेक्टिव, क्योंकि ये परमानेंट क्योर है ही नहीं, आज तक HIV का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि ये टी हेल्पर सेल पे ही अटैक करता है, जो सेल बताने वाली थी उसी को हाईजैक कर लिया। ठीक, ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ द पेशेंट, सिर्फ जो पेशेंट जिसको HIV हुआ है उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, उसकी मौत निश्चित है, सिर्फ मौत को थोड़ा सा टाला जा सकता है, थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, थोड़ा सा पोस्टपोन किया जा सकता है। कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनविटेबल, देखिए एक्चुअल में डेथ एकदम निश्चित है, इनविटेबल मतलब एकदम फिक्स, इसका कोई
ऐसा नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, डेथ होना ही होना है। अब समझिए प्रिवेंशन। देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन वो चीज़ें होती हैं जो डिजीज होने से पहले, इन्फेक्शन होने से पहले बचाव, इसको बचाव बोला जाता है। ट्रीटमेंट, चोट लगने के बाद घाव भरने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बचाव की बात हो रही है। क्या बात क्लियर है? ठीक, तो सुनिए प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। एज एड्स हैज़ नो क्योर, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी प्रिवेंशन, नहीं एक प्रचार आता है, नुकसान होने से बचाओ वरना बाद में पछताओ, वही बात है ये बिल्कुल। तो एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इसका बेस्ट ऑप्शन है। इन आवर कंट्री दो तरीके की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में चलाई जाती हैं एड्स से बचने के लिए या जागरूक करने के लिए। एक तो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको जिसे कहते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार आप एनजीओ का नाम सुनते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से हट के कुछ अपने तरफ से कुछ अच्छे काम करते हैं, उनको एनजीओ वगैरह कहते हैं हम लोग। अब ये दोनों जैसे नाको और एनजीओ मिलके क्या करते हैं, डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, एड्स के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। और एड्स से बचने के लिए WHO भी कुछ कदम उठाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ कदम उठाई है। स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग HIV इन्फेक्शंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं WHO के अकॉर्डिंग, और जिससे कि HIV का इन्फेक्शन कम से कम फैल ले। ठीक, चलिए जैसे देखिए क्या क्या किया गया। मेकिंग अ ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, जैसे ब्लड बैंक में कुछ ब्लड वगैरह रखा जाता है ना, तो पहले ही चेक कर लिया जाता है कि जो ब्लड डोनर हैं उनके ब्लड में कहीं HIV का वायरस वगैरह तो नहीं है। ठीक है। इंश्योरिंग, बिल्कुल फिक्स किया जाता है, पहले जांच पड़ताल कर ली जाती है। द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजल नीडल एंड द सिरिंज इन अ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, आजकल सिर्फ डिस्पोजेबल जो नीडल है उन्हीं का यूज किया जाता है, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनसे बचाव के लिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, देखिए ये बहुत देर से भारत सरकार वगैरह द्वारा चलाया गया, लेकिन चलाया गया बहुत ही सही। एक्चुअल में इसका जब प्रचार वगैरह नहीं होता था तो तब तक लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इससे पॉपुलेशन भी इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है, इससे पॉपुलेशन भी इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है, और इन्फेक्शियस डिजीज से भी राहत होती है। इन्फेक्शियस डिजीज भी कम से कम स्प्रेड होता है। तो इसके ऐसे कुछ फ़ायदे हो गए। और लोगों में एक्चुअल में ये कंडोम को लेके, सेक्स को लेके बहुत ज़्यादा शर्म रहता है, तो इस वजह से लोग एक्चुअल में बाई भी नहीं करते हैं। और कुछ जो पुअर फैमिली वगैरह के लोग होते हैं वो लोग हर जगह से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ भी वो पैसे बचा लेते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह करते हैं, जिससे HIV या एड्स होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, कंट्रोलिंग ड्रग्स एब्यूज़, बहुत सारे आज के डेट में अगर हम बात करें तो अपने हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र इस साइड में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ हो रहा है। तो ड्रग्स का देखते हैं आप लोग, नारकोटिक डिपार्टमेंट वगैरह लगे होते हैं, बहुत सारे फोर्स वगैरह बनाई गई है जो कि यही कंट्रोल करते रहती हैं कि ड्रग्स इंडिया में ना आए और इंडिया के लोग इसके एडिक्टेड ना हों। तो क्योंकि इंट्रावेनसली जो ड्रग्स एब्यूजेस थे, आप देख रहे थे उसके बारे में डिस्कस हुआ था कि जब इंट्रावेनसली ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इंट्रावेनसली मतलब अपनी नसों में जो ड्रग्स वगैरह को इनपुट करते हैं, जो डालते हैं, तो वो नीडल को, उसी नीडल को शेयर करते हैं क्योंकि बिल्कुल वो नशे में होते हैं। ठीक, अब चलिए सुनिए, तो उससे भी एड्स वगैरह फैलने का चांस रहता है, तो इस वजह से उसको भी कंट्रोल किया गया। एडुकेटिंग सेफ सेक्स करने के लिए बताया जाता है। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप टू HIV इन अ ससेप्टिबल पॉपुलेशन, ठीक है, हमेशा कुछ पॉपुलेशन में जिन लोगों पे थोड़ा बहुत डाउट है या फिर ऐसे रैंडमली HIV का लगातार चेकअप होते रहना चाहिए, ताकि पता रहे और पता चल जाए तो और लोगों में ना फैले, जिसको एड्स हुआ उनको थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया जाए। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई हैं?
तो ठीक है, यहीं तक चलिए, मैं 2 मिनट और बने रहिए, हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़े ही नहीं है। हाँ ठीक है, पार्ट थर्ड एड्स के बारे में, एड्स के फुल फॉर्म वगैरह के बारे में पढ़े। एक्चुअल में ये बात की है कि एड्स से होता क्या है, ये डिफिशियंसी हो जाती है इम्यून सिस्टम की। ठीक, कुछ रिपोर्ट वगैरह के बारे में पढ़े, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन 4 तरीके से थे, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड बाय शेयरिंग ऑफ नीडल, और इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में। और भी कुछ बातें देखिए यहाँ पे हो गई थी, उसी के बारे में था कि किन लोगों में रिस्क ज़्यादा रहता है। HIV स्प्रेड कैसे होता है, एड्स स्प्रेड कैसे होता है, ब्लड से, लिम्फ से, सलाइवा से और सीमेन से। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड इसका लगभग 5 से 10 साल का होता है। और सुनिए, इन्फेक्शन HIV का इन्फेक्शन कैसे होता है, HIV वायरस पहले होस्ट बॉडी में इंटर करता है, फिर माइक्रोफेज में, फिर टी हेल्पर सेल में, फिर टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे माइक्रोफेज का एक एग्जांपल लेके दिखाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो बड़ी सी लाइन दिखाई गई ना, ये एक सेल को बताया गया है, पूरा पूरा एक सेल को बताया गया है। इसमें वायरल RNA इंटर कर जाता है, फिर वो DNA में कन्वर्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, और ये DNA फिर जाके मेन जीनोम से, जो सेल का मेन जीनोम है उससे इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और उसको डायरेक्ट करता है, DNA से DNA बनवाता है, फिर RNA बनवाता है, और फिर उस RNA पे प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है, जिससे नए नए वायरस तैयार होते हैं और अदर माइक्रोफेज और टी हेल्पर सेल को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री भी बोल दिया जाता है, क्योंकि वो सर्वाइव भी करते रहती है और बहुत सारे वायरस को प्रोड्यूस भी करते रहती है। और जब ये HIV वायरस किसी को हो गया तो टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो गया, तो उसके वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और वो बहुत छोटे छोटे पैथोजन वगैरह से भी अफेक्टेड हो जाते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंच जाता है। एड्स के टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट में अलीसा, रूटीन टेस्ट में PCR, कन्फर्मेटिव टेस्ट में वेस्टर्न ब्लॉटिंग का टेस्ट कराया जाता है। ये टेस्ट वाला पॉइंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग वगैरह देते हैं, तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, प्रिवेंशन एक बेस्ट मेथड है। और जैसे नाको और NGO, ये 2 लोग मिलके एजुकेट करते हैं पीपल्स वगैरह को, और WHO की कुछ गाइडलाइन है, जैसे जो ब्लड बैंक में ब्लड वगैरह रखा जाता है उसको कंटामिनेटेड फ्री रखना है, और सिर्फ नीडल, जो डिस्पोजल नीडल है वही यूज़ होने चाहिए, और फ्री कंडोम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ड्रग्स एब्यूज़ को कंट्रोल किया जाता है, और फिर ऐसे ही कुछ बातें हैं, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप वगैरह, सेक्स वगैरह के बारे में, HIV वगैरह के बारे में कुछ बातें इस तरीके से की जाती हैं। ठीक, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए और इतना देर तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी, तो इसी तरीके से आप बने रहिए। अगले वीडियो में हम कुछ कैंसर वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, NCERT का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, सारा कंटेंट NCERT का है, बिल्कुल ईजी करके आपको बताया गया है, तो आप बिल्कुल यहीं से पढ़ लिया करिए। अगर स्पीड स्लो लगती है तो आप स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करके भी सुन सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू।